मैं तो ये कहती हूँ, ये तो आप देश की रूह पर, जो देश की रूह पर आप प्रहार कर रहे हैं। तो आपके संरक्षण में ये हो रहा था, आप पैसा लेते थे उसको लगाने के, फिर अचानक वो अवैध हो गया। ड्रोन से अगर किसी छत पर एक कंकर भी नजर आ रहा था तो उन लोगों को भी उठा ले रहे थे। 25 लोग जिनके ऊपर मुकदमा हुआ, उनमें से कई लोगों की हमने बेल लगाई, लेकिन वो रिजेक्ट हुई। उनका ये कहना है कि देखिए हमारे रोजी रोजगार पर ये इन्होंने जो है पूरी तरह इसको खत्म कर दिया है। हमारी क्या गलती थी? हम क्यों शिकार हुए इस नफरत का? सबको मालूम है कि अगर यहाँ पे दंगे हुए तो फायदा किसका हुआ है? मुस्लिम समुदाय का कहना है कि कत्ल भी हमारा हो रहा है और कातिल भी हमें ही बनाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? देशद्रोह का मुकदमा कब करेंगे उनके ऊपर? कहाँ से हथियार आए? अगर असलम के पास हथियार था तो हथियार उनके पास भी था, तो वो असलम के ऊपर एनएसए लगेगा, आपके ऊपर क्यों नहीं लगेगा? जी, मेरा नाम एडवोकेट आरफा खानम है और ओखला में मैं रहती हूँ। जिस तरीके से जहांगीरपुरी की घटना सामने आई, पहले दिन रामनवमी, हनुमान जयंती का जो जुलूस निकला, उसमें जिस तरीके से जो घटना सामने आई, दंगा हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लड़के, उनको उठाना शुरू कर दिया पुलिस ने। हमें पता चला, हमें कैसे पता चला? सीएनआरसी के वक्त में हमारी बड़े पैमाने पर हमारी टीम काम कर रही थी। हमारे नंबर भी उस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुए, तो बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल में वो नंबर सेव कर लिए थे। तो हमें फ़ोन आने शुरू हुए कि हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है, हमारे घरों से लड़कों को उठाया जा रहा है, कोई काम से वापस आ रहा है उसको उठा लिया जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है उसको उठा लिया जा रहा है, हमारी मदद कीजिए। उसके बाद हम लोगों को जिस तरीके से फ़ोन आने शुरू हुए, उसके बाद हम लोगों ने अपने नंबर शेयर किए सोशल मीडिया पे कि जिसको भी झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है वो हमसे कांटेक्ट करे। जब हमने अपने नंबर शेयर किए, सेम डे हम लोगों ने अपने नंबर शेयर कर दिया था। उसके बाद फिर लगातार हमारे पास बहुत कॉल आए, बहुत फ़ोन आए। हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की सबसे पहले तो कि क्या मतलब इंसिडेंट किस तरीके से हुआ, क्या-क्या उसके अंदर जो लोग किस तरीके से लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही। लगातार सोशल मीडिया पे हम लोग नज़र बनाए हुए थे, वीडियोज़ देख रहे थे और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि सिर्फ़ एक समुदाय के लोगों ने पत्थरबाज़ी की हनुमान जयंती पर और रामनवमी का जो जुलूस था, जो शोभा यात्रा निकाली गई, तो उसके अंदर साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि एक समुदाय के खिलाफ जो नफ़रत परोसी जा रही थी, एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा था। सुबह से ही 2 बार जुलूस निकल चुका था और उसके बाद तीसरी बार भगवा झंडा लेकर के मस्जिद की मीनार पे चढ़ना और फिर डीजे से वो अभद्र भाषा का प्रयोग करना और मुस्लिम औरतों को गाली गलौज करना, गालियाँ देना। तो ये वीडियो साफ़ तौर पे सामने थे। दिल्ली पुलिस अलग ही रवैया अपना रही थी। दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि हमारे पास इस तरीके का कोई तथ्य नहीं है कि मीनार पे कोई भगवा लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से वहाँ पर ये दिखा रहा था कि जो मस्जिद का जो बाहर का जो गेट था, बाहर का जो प्रीमाइसेस था, उसके वहाँ पर झंडे पड़े हुए थे, साफ तौर से दिख रहा था, बार-बार ये दिखाया जा रहा था। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस का ये कहना वाक़ई बहुत ज़्यादा शर्मनाक था कि हमारे पास इस तरीके का तथ्य नहीं, जबकि वहाँ पर हर मीडिया ये दिखा रहा था कि वहाँ पर झंडे पड़े हुए हैं मस्जिद के अंदर। उसके बाद एक देश भर के अंदर कुछ थोड़े से वक्त में ये कोशिश की जा रही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार एक समुदाय को आतंकी, एक समुदाय के खिलाफ नफ़रत जिस तरीके से दिखा रहा है और पूरे देश के अंदर एक ही पैटर्न को हर जगह अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, फिर उसके बाद दिल्ली से इस जहांगीरपुरी से पहले भी अंबेडकर नगर में, यही दिल्ली देश की राजधानी के अंदर कुछ भगवादारी
अपने हाथों में वही हथियार लेकर के, वही रॉड पिस्टल लेकर के, और वहाँ पे जो उनके पास जिस तरीके के हथियार देखने को मिल रहे थे, वहाँ पर वही उनका नारा कि अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। फिर उसके बाद कि अब उन्होंने नए-नए अलग-अलग तरीके से अलग-अलग स्लोगन्स वो रिकॉर्ड करा कर के डीजे पे चलाना, और फिर मस्जिद के सामने खड़े होकर के हथियार लहराना, और हथियार लहरा कर के वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना और बार-बार उकसाने की कोशिश करना। और उसके बाद देखिए एक कार्यवाही जब होती है, तो कार्यवाही देखिए उस समुदाय के ऊपर होती है कि जिसका कोई लेना-देना नहीं, वहाँ पर उस इंसिडेंट से कोई लेना-देना नहीं था। वहाँ पर देखिए एक समुदाय ऐसा जो जुलूस निकालता है जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। पर बिना परमिशन के देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो बिना परमिशन के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कभी भी कि उस परमिशन के अगर परमिशन नहीं मिली तो हथियार आप लेकर के जाएँगे, और पुलिस वहाँ पे खड़ी रहती है। साफ़ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ जो वायरल हो रहे हैं, तो उसपे देखा जा रहा है कि पुलिस खड़ी मूक दर्शक बनकर देख रही है। तो मैं तो ये कहती हूँ, ये तो आप देश की रूह पर आप प्रहार कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर लोग चुप बैठे हैं, तो फिर ये समझिए कि उनके साथ तो हम भी गुनहगार हुए ना। तो हम लोगों ने इसी सोच के तहत कि जब पत्थरबाज़ी हुई, तो क्या जिस तरीके से मुसलमानों के नाम आए, जितने 14 लोगों के नाम आए थे, 14 लोगों के नाम के बाद फिर दूसरी लिस्ट आई, उसके अंदर फिर आपने 5 लोगों पर एनएसए लगा दी, और फिर उसके बाद अचानक फिर आपका ये नया जो देश भर में जो चल रहा था बुलडोज़र अभियान आपने शुरू किया, अतिक्रमण के हम हटा रहे हैं। इतने टाइम से अगर कुछ अवैध था, इतने सालों से अगर कुछ अवैध था, तो वो अवैध कैसे था? आप लोगों के संरक्षण में ही था। आपकी सरकार बीजेपी में दिल्ली के अंदर किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी। तो आपके संरक्षण में ये हो रहा था, आप पैसा लेते थे उसको लगाने के, फिर अचानक वो अवैध हो गया। चलिए हम मानते भी हैं अवैध हो गया, अवैध था वो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एकदम से किसी की रोज़ी-रोटी को इस तरीके से उजाड़ देंगे। कहाँ जाएगा गरीब? वो किसके पास जाएगा? आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं आजकल। जिस तरीके से महँगाई चरम सीमा पर है, और उसके बाद आपका इस तरीके से गरीबों के रोज़गार को उजाड़ देना बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंटीमेशन के आप उनके रोज़गार को बिल्कुल ऐसे तहस-नहस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कहाँ जाएगा वो? तो ये इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है अपनी लीगल जो भी हम लोग हमारी टीम है, लीगल हेल्प हम लोग दे सकते थे, वो हमने इसकी कोशिश की, और पहले दिन ही हम लोगों ने ये ऐलान किया कि जो भी इसके अंदर झूठे केसेस में फँसाए जा रहे हैं, उसको हम लोग फ्री लीगल एड देंगे। देखिए जब ये सब हुआ, तो उसके बाद लगातार लोगों के मेरे पास ये फ़ोन आया कि देखिए हम लोगों ने अपनी छतों के ऊपर हमारे 2 साल पहले, 1 साल पहले हम लोगों ने घर बनाया था। तो घर बनाया था, तो ईंटें जो हैं वो हम लोग खरीद के लाते हैं। तो ईंटें हमने अगर छत पे रख दी कि हम कभी कभी किचन में काम कराएँगे, या हम लोग कभी बाथरूम का काम शुरू कराएँगे, या हम कोई भी पोर्शन बनाएँगे, तो हम उस ईंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ड्रोन वहाँ पे चल रहा था। ड्रोन से अगर किसी छत पर एक कंकर भी नज़र आ रहा था, तो उन लोगों को भी उठा ले रहे थे। तो उनका ये कहना था कि हमारी क्या गलती है? अगर हमारी ऐसा थोड़ी है कि हमारी छतों पे सिर्फ है, वो तो हर कोई बचा के रखता है। आज किसकी छतों पे अगर जहाँ पे भी अगर कहीं काम होता है, तो वहाँ पर ईंटें बचती हैं, जो वहाँ पे सामान बचता है, सीमेंट बचता है, तो अपनी छतों पे रखते हैं। इसी सोच के तहत कि कल को ये काम आएगा, क्योंकि वो किस तरीके से वो घर बनाने के लिए किस तरीके से वो पैसा जुटाते हैं। कोई इतना अमीर तो नहीं है कि मेरे घर में अगर मैंने लगाया है, मैंने काम कराया और मेरा सामान अगर बच गया है, तो मैं उसको फेंक दूँ। तो ऐसे लोगों को उठाया जा रहा था। तो हम लोगों की टीम ने कोशिश ये किया कि जिन लोगों को मतलब ऐसे केसेस में उठा रहे थे, तो कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे थे जिनको उठाया और उनको सिर्फ डिटेन रखा। उनको जेल नहीं भेजा, कोई चालान नहीं किया, सिर्फ डिटेन रखा, और डिटेन रख करके उनको शाम को या अगले दिन उनसे तहकीकात करते हुए, जिस पे शक भी हुआ उन्हें, तो उनको भी उठाया और उठा करके उनको बंद किया, और उनको 1 दिन 2 दिन उन्होंने बिठाया, और बिठा करके फिर हमारे जो वहाँ की टीम के लोग हैं, वहाँ के आसपास के लोग थे, जो एडवोकेट जो लीगल हेल्प के लिए हमने उनको रखा हुआ था, तो वो लोग वहाँ जा रहे थे, पुलिस स्टेशन जा कर के बात कर रहे थे, प्रॉपर पूछ रहे थे कि भाई ये तो वहाँ पे था नहीं, उस दिन नहीं था, या इनका ये जुर्म नहीं है, अगर इनके पास चंद ईंटें अगर इनकी छत पर है, इसका मतलब ये थोड़ी ये पत्थरबाज हो गया।
तो इस तरीके से करके वहाँ पर कुछ हद तक पुलिस ने बात भी सुनी है और सुन करके फिर उनको छुड़ाया भी है। 20 से 25 लोग थे, लेकिन जितने 25 लोग जिनके ऊपर मुकदमा हुआ उनमें से कई लोगों की हमने बेल लगाई, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। उसमें से दूसरे या तीसरे नंबर पे जो पहली लिस्ट आई थी उसमें एक लड़का था, उसकी हमने बेल लगाई थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी। तो अभी हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेल हर किसी का राइट है, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम चाहते हैं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन, मामला जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पूरी जहांगीरपुरी को और पूरे सी ब्लॉक और डी ब्लॉक को बिल्कुल छावनी बना दिया है। लोगों के काम बंद हो गए हैं, वहाँ पर मंडी का काम बिल्कुल बंद है, दुकानें बंद हैं, वहाँ पर लोगों का वैसे ही अभी त्योहार है, ईद है, रमज़ान है, यहाँ पर रमज़ानों की धूम अलग होती थी, वहाँ पर जिस तरीके का माहौल होता था, अब आप देखिए वहाँ पर क्या क्या हालात हैं, किस तरीके से। वहाँ पर मैं गई तो मैं हिंदू समुदाय से भी मिली, मुस्लिम समुदाय से मिली, दोनों ही समुदाय से मिली। उनका ये कहना है कि देखिए हमारे रोज़ी रोज़गार पर ये इन्होंने जो है पूरी तरह इसको ख़त्म कर दिया है। हमारी क्या गलती थी, हम क्यों शिकार हुए इस नफ़रत का? सबको मालूम है कि अगर यहाँ पे दंगे हुए तो फ़ायदा किसका हुआ है, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा है? मुस्लिम समुदाय का कहना है कि कत्ल भी हमारा हो रहा है और कातिल भी हमें ही बनाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? आपने जितने लोगों की पहली लिस्ट जारी हुई, उसके बाद सबने ये कहना शुरू किया कि वो वीडियोज़ लगातार सोशल मीडिया पे हर किसी के मोबाइल पर वो वीडियो था, तो उसके अंदर साफ ये देखा जा रहा था कि वहाँ पर हथियार थे उन लोगों के पास, लेकिन वीएचपी के लोगों के ऊपर जो बिना परमिशन का जो इन्होंने जुलूस निकाला था, आपने क्या कार्रवाई की? सिर्फ ये कार्रवाई की कि बिना परमिशन के जुलूस उन्होंने निकाला, इसी कार्रवाई की। हथियार की कार्रवाई कब करेंगे? एनएसए कब लगवाएंगे? देशद्रोह का मुकदमा कब करेंगे उनके ऊपर? कहाँ से हथियार आए? अगर असलम के पास हथियार था तो हथियार उनके पास भी था, तो वो असलम के ऊपर एनएसए लगेगा, आपके ऊपर क्यों नहीं लगेगा? अंसार अगर आपने उसको मेन आरोपी बना दिया, मुखिया बना दिया, कि सारे मास्टरमाइंड बना दिया, तो बाकी और जो आयोजक था, जो पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पर डीजे पे गाने भरवा करके, रिकॉर्ड करवा करके वहाँ पर आया था, हथियार सबके हाथों में हथियार थे, उसमें से बहुत सारे लोग थे जो जुवेनाइल थे। उत्तम नगर का वीडियो देख लीजिए, लगातार वहाँ पे जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा करके एक समुदाय को गाली दी जा रही थी। कब होगी कार्यवाही? लेकिन यहाँ पर तो बात सही है, यहाँ पर तो आपने हमें ही कातिल बना दिया है। आपने जगह जगह का आपका सेम पैटर्न है। आप पहले तो जाइए, जाकर के आप पहले जुलूस निकालिए, परमिशन मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, सत्ता आपकी है, तो आप उसी सत्ता का लाभ उठाते हुए आप पहले जाएंगे, जुलूस निकालेंगे, हथियारों के साथ जुलूस निकालेंगे। ये कहाँ किस धर्म में और किस तरीके से? ये पहले तो कभी देखने को नहीं मिलता था। अचानक आप हथियार लहराते हुए किसी दूसरे समुदाय को गाली देते हुए आप जुलूस निकालते हैं, और जुलूस निकालने के बाद फिर आप कोशिश करते हैं मस्जिद के सामने वहाँ पर खड़े होकर तांडव करते हैं, नाचते हैं, वहाँ पर गालियाँ देते हैं। फिर उसके बाद उससे भी नहीं बात बनती है, अगर मुसलमान फिर भी चुप है तो आप फिर मीनार के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर भगवा लहराने की कोशिश करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता है तो फिर कोशिश करते हैं कि वहाँ पे पथराव हो। फिर उसके बाद आपका दूसरी कोशिश ये रहती है कि जी पथराव तो दूसरी तरफ से हुआ, वो अपनी सेल्फ डिफेंस पे चाहे वो अपने आप को बचा रहे हो, लेकिन पथराव उधर से हुआ। हम तो जा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, हम तो अब हमें क्या जुलूस निकालने की भी परमिशन नहीं है क्या? अब हमें मुस्लिम इलाकों में जाने की परमिशन नहीं है? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं अब इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये कैसा इंसाफ हुआ?